नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज के अंडर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड गांधी जी's एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका इम्पैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभवों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि गांधी जी 1893 में अपने मुवक्किल दादा अब्दुल्ला के वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों की बदहाली देखी। वहाँ भारतीयों को कई तरीके की अक्षमताओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें रात 9 बजे के बाद बाहर रहने की अनुमति नहीं थी, उन्हें निर्धारित स्थानों पर ही रहना पड़ता था और वो फुटपाथ तक का उपयोग नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली उस टाइम पे अफ्रीका में इंडियंस हुआ करते थे, तो कुछ इंडियंस तो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, मतलब उन अच्छे लेवल पे हुआ करते थे, जो कि बिजनेसमैन थे एक्चुअली, जो इंडिया से वहाँ बिजनेस करने गए थे। उसमें मेन गुजराती काफ़ी सारे थे, उसके अलावा कुछ लेबरर्स थे। तो कुछ इंडियंस को छोड़ करके बाकी वहाँ पे इंडियंस को बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। उन्हें सबसे पहले तो रंग भेद नीति का सामना करना पड़ता था, यानी अपार्थाइड का उन्हें सामना करना पड़ता था। उसके अलावा ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ उनको लेकर के बहुत ख़राब थी, बहुत ही बुरी तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता था। यहाँ तक कि अगर आप बात करें तो गांधी जी को भी एक स्टेशन पर ब्रिटिशर्स ने इसलिए ट्रेन से उतार दिया था क्योंकि वो कोच स्पेशली ब्रिटिशर्स के लिए यानी फेयर पीपल के लिए हुआ करता था, और गांधी जी को वहाँ उतार दिया गया था। तो ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि किस स्टेशन पे गांधी जी को उतारा गया था। वो साउथ अफ्रीका का वो कौन सा स्टेशन था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और बहुत सारे उनके साथ भेदभाव हुआ करते थे। उसके अलावा उनको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए भी काफ़ी सारे कानून लेकर के आ गई थी ब्रिटेन की सरकार, जैसे कि उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा साथ रखना पड़ता था जिसमें उनका थंब प्रिंट लगा हो। इसके अलावा एक ऑर्डर ऐसा आया था कि जो भी नॉन क्रिश्चियंस मैरिज हैं सब की सब उन्होंने इनवैलिड कर दी थी, और उससे जो उनके बच्चे हुआ करते थे उनको भी इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। तो इंडियंस की इतनी बुरी हालत देख करके साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो वापस नहीं आएंगे। उनका जो काम था वो पूरा हो गया, तो उसके बाद भी वो वहाँ पे रहेंगे और इंडियंस के बेटरमेंट के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काम करेंगे। और फिर फाइनली जब वो वहाँ पर लोगों को न्याय दिला देते हैं, उसके बाद 9 जनवरी 1915 को भारत लौट करके आते हैं, और जो आज के समय में 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये गांधी जी का इंडिया वापसी का दिन है। इसके बाद हम समझेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से स्टेप्स लिए थे और किस किस चीज़ के अगेंस्ट लिए थे। तो सबसे पहले 1894 से लेकर के 1906 तक का टाइम पीरियड प्रेयर एंड पिटीशन का टाइम पीरियड था, यानी कि मॉडरेट जो मेथड हुआ करते थे गांधी जी ने वो अपनाए थे। उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की, याचिकाएं की, बहुत सारे उन्होंने मेमोरियल्स लिखे, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना करी, इंडियन ओपिनियन अखबार भी प्रकाशित किया। तो उन्होंने अपने लेखन के ज़रिए, पिटीशन के ज़रिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी, लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करी, उनकी स्थिति में सुधार करने की कोशिश करी। लेकिन जब कुछ भी वो आउटकम नहीं निकला, कोई भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिला उनके मॉडरेट्स मेथड का, तो उन्होंने पैसिव मेथड अपनाया चेंजेस लाने के लिए। तो उन्होंने फिर 1906 से लेकर के 1914 तक पैसिव मोड ऑफ रेजिस्टेंस उन्होंने यूज़ किया, और इसमें उन्होंने सत्याग्रह की पद्धति को अपनाया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो गांधी जी का मेथड ऑफ सत्याग्रह था वो डेवलप हुआ था 1906 से 1914 के दौरान। उन्होंने जो भी पैसिव मोड ऑफ रेजिस्टेंस यूज़ किया था साउथ अफ्रीका में उस टाइम पीरियड पे। फिर कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने किस किस एक्ट के अगेंस्ट लिए थे ये हम डिस्कस करें। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन सारे वीडियोस की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी ग्रुप में भी, और आपके सारे आंसर्स को रिव्यू भी किया जाएगा।
आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि किस किस एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने कौन कौन सा स्टेप लिया था। तो सबसे पहले जो अनिवार्य पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना रहता था इंडियंस को, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह यूज़ किया था। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था अगेंस्ट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर इंडियंस। तो जो भी वहाँ पे इंडियंस रहा करते थे उनको ज़रूरी था कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में रखें और उसमें उनका थंब प्रिंट भी हो। उसके अलावा उन्होंने एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भारतीयों का प्रवास पर प्रतिबंध के खिलाफ भी अभियान चलाया था। तो उस टाइम पे अफ्रीका में इंडियंस को एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाने की भी इजाज़त नहीं थी, वो मूव नहीं कर सकते थे। तो उसके खिलाफ भी गांधी जी ने अपना एक आंदोलन चलाया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी करा जिसने कि सभी गैर ईसाई विवाहों को अमान्य करार दिया। तो जब ऐसा हुआ तो वुमेन्स ने अपनी बहुत डिसरिस्पेक्ट फील करी और गांधी जी ने जब ये कैंपेन चलाई सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ तो एक बड़ी संख्या में महिलाओं ने उन्हें ज्वाइन किया। इसके बाद 1904 में उन्होंने फिनिक्स फॉर्म स्थापित किया और 1910 में उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करी। फिर गांधी जी के जो अनुभव थे, जो उन्होंने पूरे स्ट्रगल के दौरान सीखा था, उसको किस किस तरीके से उन्होंने इंडिया में अप्लाई किया और इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या उसका इफेक्ट देखने को पड़ा, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले अफ्रीका में भारतीयों के लड़ते हुए गांधी जी ने प्रतिरोध के एक निष्क्रिय तरीके की खोज की, यानी उन्होंने पैसिव मोड ऑफ रेजिस्टेंस की खोज करी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने आगे जाकर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया। तो उनका जो सत्याग्रह का मेथड था, नॉन कॉपरेशन का मेथड था, ये सब उसी टाइम पीरियड पे डेवलप हुआ जब वो साउथ अफ्रीका में मूवमेंट चला रहे थे। पंजीकरण प्रमाण पत्र, प्रवास पर प्रतिबंध, चुनाव कर और गैर ईसाई विवाहों के अमान्यीकरण के खिलाफ अभियान के दौरान उन्होंने जनता की शक्ति का एहसास किया। जब बहुत सारे लोग उनसे जुड़े उनके आंदोलनों में, तो उस टाइम पीरियड पर उन्हें एहसास हुआ कि अगर लोग जुड़ कर ये काम करें, एक मूवमेंट चलाएं बड़ा सा, तो सरकार पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है और बिना हिंसा किए खाली एक पैसिव मोड ऑफ रेजिस्टेंस से सत्याग्रह करके एक लार्ज पॉपुलेशन को खुद से जोड़ के उसका प्रेशर डाल के गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाई जा सकती है। अपने अभियानों के दौरान उन्होंने विभिन्न जातियों धर्मों के लोगों को एकजुट भी किया। तो उस टाइम पे जो अफ्रीका में थे लोग, जो अफ्रीका में बहुत दमनकारी नीतियों का सामना कर रहे थे, तो उनमें फिर उन्होंने अपनी कास्ट, अपना रिलीजन कुछ नहीं देखा और जब गांधी जी ने मूवमेंट चलाया वो सब के सब एक साथ आगे बढ़ कर के आए और मिल करके मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो गांधी जी कैपेबल रहे लोगों को यूनाइट करने के। उसके बाद उन्होंने एहसास किया कि एक नेता को कभी कभी अलोकप्रिय निर्णय भी लेना पड़ता है, तो उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ में निकल करके आने लगी उनके मूवमेंट के दौरान। तो उन्होंने सत्याग्रह की विधि सीखी जिसमें करों का भुगतान ना करना, सम्मान में गिरावट यानी कि डिक्लाइनिंग ऑनर्स और नॉन कॉपरेशन और बायकॉट जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया और जो आगे जाकर के उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान भी यूज़ किए। फिर गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिनका सम्मान महिलाएं बहुत करती थीं और उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। और फाइनली गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों के परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आदि का इंडिया में शुभारंभ हुआ और गांधी जी के तरीकों से फिर धीरे धीरे करके 1947 में भारत को आज़ादी मिली फाइनली। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।